बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विस्कोसिटी। तो हेडिंग डालिए विस्कोसिटी। आइडियल लिक्विड जो होता था उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होता था, वो नॉन विस्कस लिक्विड होता था। लेकिन जो फ्लूइड विस्कस फ्लूइड होंगे उनकी दो लेयर के बीच में एक ड्रैग फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, जो कि उन दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। राइट। तो पहले तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें, when a liquid layer slip or when a liquid layer slips or tends to slip on another layer in contact कॉमा करके लिखिए, the two layers exert tangential force on each other to oppose the relative motion between them. मैं रिपीट कर रहा हूं, when a layer of liquid slip or tends to slip on another layer in contact, the two layers exert tangential force on each other to oppose the relative motion between them. फुल स्टॉप वाला लिखिए, viscosity is internal friction of a fluid in motion. तो समझिए जरा, मान लीजिए हम तुमसे कहें, पहले तो देखिए विस्कोसिटी क्या है, विस्कस फोर्स क्या है। विस्कस फोर्स लिक्विड का वो इंटरनल फ्रिक्शन है जिसमें दो लेयर जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो विस्कस फोर्स उनके बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमने एक लिक्विड की लेयर, या हमने ये मान लो एक प्लेट है, ऐसे समझिए, हमने ये प्लेट नंबर 1, इसको हमने v0 वेलोसिटी से, और ये v0 देखो बेटा कांस्टेंट है, हमने v0 वेलोसिटी से इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया है। और दूसरा प्लेट है मान लो ये, और ये जो दूसरा प्लेट है इसको मैंने कर दिया रेस्ट, इसको मैंने रेस्ट रखा है। मान लो ये ग्राउंड है तो ये मान लो हो गया रेस्ट। ठीक, अब समझिए, हमने इन दो प्लेट के बीच में से, आप ग्राउंड भी समझ सकते हैं, आप इसको चाहो तो ग्राउंड समझ लो, हमने एक प्लेट v0 वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं और नीचे ग्राउंड है, हमने इसके बीच में विस्कस लिक्विड डाला, विस्कस लिक्विड इसके बीच में फ्लो करने जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था लिक्विड की ये क्वालिटी होती है कि वो जिस लेयर के कांटेक्ट में आएगा उस लेयर की वेलोसिटी अचीव करेगा। यानी जो लिक्विड की लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और जो लिक्विड की लेयर ऊपर वाली प्लेट के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी v0 होगी। इसका मतलब जब विस्कस लिक्विड इन दोनों प्लेट के बीच में फ्लो करने जाएगा तो उसमें वेलोसिटी का ग्रेडियंट आने वाला है, उसमें वेलोसिटी का वेरिएशन आने वाला है, और यहां वेलोसिटी 0 होगी और यहां तक वेलोसिटी v0 देखने को मिलेगी। इसका मतलब जरा समझो क्या हुआ, यहां जो लिक्विड की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी 0, और बताओ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसे सबसे ज्यादा वेलोसिटी बताइए यहां पे होगी, लेयर की कितनी होगी, v0। ये बताओ वेलोसिटी का वेरिएशन होगा ऐसे, ये वेलोसिटी वेरिएशन होगा, यानी यहां वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। मैं तुमसे कहूं यहां से जनरल y हाइट पर मान लो यहां वेलोसिटी v है, तो अगले dy में हम देखेंगे कि यहां वेलोसिटी v प्लस dv हो गया। अच्छा, यहां जो लिक्विड इन दो प्लेट के बीच में होगा वो प्लेट के शेप में ही फ्लो करेगा,
तो पता है लिक्विड का शेप तो जो कंटेनर का शेप होता है वही होता है। तो अगर हम दो प्लेट के बीच में लिक्विड को फ्लो कराएंगे तो यहाँ पे जो लेयर्स होंगी वो ऐसे होंगी। एक लेयर ये है लिक्विड की एकदम प्लेट के फॉर्म में, इसकी वेलोसिटी v होगी। तो दूसरी लेयर जो इसके साथ एकदम कांटेक्ट में है इसकी वेलोसिटी v प्लस dv होगी। और ये इसके ऊपर रगड़ रहा है, इसका बीच का जो गैप है वो इनफाइनाइट स्मॉल dy है। समझो ये गैप टेंडिंग टू जीरो है, इनफाइनाइट स्मॉल। तो ये वाली लेयर एकदम इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। बताओ इसका स्पीड v है, इसका स्पीड v प्लस dv है, तो ये ज्यादा फास्ट है, ये स्लो है, तो इनके बीच में हो रहा होगा रिलेटिव मोशन। तो जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो जो फास्ट है उस पर अपोजिट ऐसे लग रहा होगा विस्कस फोर्स। तो इस प्लेट पर बताओ विस्कस फोर्स ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। सोचो जरा, अगर हम तुमसे इस ऊपर वाली प्लेट को देखो तो बताओ ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी v नॉट है और इसके नीचे dy, नीचे जो लिक्विड होगा जो इसके कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी v नॉट से कम होगी। तो प्लेट पर विस्कस फोर्स ऐसे लग रहा होगा और ये विस्कस फोर्स चाह रहा होगा कि इस प्लेट की स्पीड कम हो जाए। तो पता है हमें अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है तो एक एजेंट यहां से फोर्स लगाएगा और वो एजेंट का फोर्स इस विस्कस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस, ताकि इस प्लेट की वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट। यानी हमें अगर इन दो प्लेट के बीच में लैमिनर फ्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है ये लैमिना के फॉर्म में, प्लेन्स के फॉर्म में होने जा रहा है। तो ऐसे फ्लो को हम लोग लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, लैमिनर फ्लो। अगर हमें दो प्लेट के बीच में लिक्विड का लैमिनर फ्लो देखना है तो हमें ऊपर वाली प्लेट पर एक एजेंट के फोर्स की जरूरत होगी। अच्छा समझ लो ऊपर वाली प्लेट पर क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लिक्विड की लेयर एकदम नीचे होगी उसकी स्पीड v नॉट से थोड़ी कम होगी और प्लेट की v नॉट है तो प्लेट पर बताओ विस्कस फोर्स पीछे लगेगा और ये चाहेगा कि प्लेट की स्पीड कुछ कम हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि प्लेट की स्पीड कांस्टेंट रहे। तो बताओ हमने यहां पर एक एजेंट का फोर्स लगाया। तो इस लैमिनर फ्लो को मेंटेन करने के लिए बताओ ऊपर वाली प्लेट पर हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, राइट साइड। और बताओ वो एजेंट का फोर्स बताओ विस्कस फोर्स के बराबर। किस बात के लिए, टू मेंटेन लैमिनर फ्लो, टू मेंटेन लैमिनर फ्लो मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन लैमिनर फ्लो। अब जरा देखना, अगर हम बात करें यहां पे जो एक टर्म होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ, तो बताओ यहां dy में कितनी वेलोसिटी का फर्क आया, v से v प्लस dv, तो dv अपॉन dy, राइट। मैंने कहा था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट डिस्टेंस में जितना चेंज होता है उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यहां पे वेलोसिटी बताओ चेंज हो रही है पर यूनिट डिस्टेंस dv बाई dy। यहां पता है लीनियर ग्रेडियंट होता है, यहां वेलोसिटी जीरो है, यहां की लेयर की वेलोसिटी v नॉट है। और अगर हम कहते हैं ये पूरा गैप अगर ये h है तो बताओ dv का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और ये देखो y फाइनल माइनस y इनिशियल। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी v नॉट है, इनिशियल जीरो है, और ये h है, ये जीरो है, तो ये v नॉट बाई h के भी बराबर होगा। इस केस में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है dv बाई dy वो v नॉट बाई h होगा और ये कांस्टेंट है। यानी लैमिनर फ्लो में वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है क्योंकि ये वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर, यानी ये जो वेलोसिटी का वेरिएशन है लीनियर है, तभी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा है, कांस्टेंट है। मैं लिख भी दे रहा हूं, वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर in laminar flow and velocity gradient is constant,
तो ये जो विस्कस फोर्स आता है, ये विस्कस फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है? विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब इस लेयर का एरिया ए है और इस लेयर का एरिया ए है, कितना एरिया इन दोनों के ऊपर रगड़ रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट है ईटा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ईटा ए डीवी बाई डी वाई। ये आया विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए यहां लगाते हैं माइनस। माइनस ये बताता है कि विस्कस फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, यानी जो लेयर फास्ट होगी उस पर अपोजिट लगेगा। तो नेगेटिव साइन represent that viscous force always opposes the relative motion, always opposes the relative motion, ये आएगा। viscous force represent that, no sorry, negative sign represent that viscous force always opposes the relative motion, और viscous force का मैग्नीट्यूड होगा ईटा ए, ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ए एरिया ऑफ कांटेक्ट, डीवी बाई डी वाई इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, नोट करिए। नोट करिए इतना। हटाएं बेटा इसको। अब देखिए, हटा दें से। अब देखो यहां पर अगर हम एक टर्म डिफाइन करें, शियरिंग स्ट्रेस, एक टर्म होता है शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल फोर्स, विस्कस फोर्स अपॉन एरिया। शियरिंग स्ट्रेस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बताओ दो लेयर के बीच में टेंजेंशियल फोर्स ही तो लग रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ ये आएगा ईटा डीवी अपॉन डी वाई, एरिया को हमने यहां डिवाइड कर दिया, ये आएगा हमारा शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा ईटा डीवी बाई डी वाई। अच्छा, यूनिट ऑफ ईटा समझ लो पहले, यूनिट ऑफ ईटा। यहां लोग गलती कर देते हैं। तो देखो बेटा ये न्यूटन है, फोर्स है, ईटा का यूनिट हमें चाहिए, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर है, तो मीटर से मीटर कटा। बोलो भाई, तो यहां बताओ मीटर पर सेकंड, सेकंड यहां गया तो न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। देखो ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर, तो मीटर से मीटर गया, सेकंड इधर चला गया, तो ये आया न्यूटन सेकंड अपॉन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं केजी अपॉन मीटर इनटू सेकंड, या यही होता है वन डे का पॉइस, वन डे का पॉइस, और वन डे का पॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस, 10 पॉइस। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में विस्कोसिटी की यूनिट जनरली वो पॉइस में देते हैं, तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो पॉइस में नहीं रखेंगे, आप किस में रखेंगे, डे का पॉइस। तो पॉइस से डे का पॉइस में जाने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, पॉइस से डे का पॉइस में जाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। और हमेशा विस्कोसिटी का यूनिट
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या डेका पॉइज में लाएंगे। ओके, चलिए कुछ सवाल करेंगे इस पे। हटा दें से, क्वेश्चन लिखिए। सवाल लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रिवर, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, इज 5 मीटर पर सेकेंड नियर द सरफेस, नियर द सरफेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड नियर द सरफेस, नियर द सरफेस यानी सरफेस पर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप वाला लिखिए, इफ द रिवर इज, इफ द रिवर इज 10 मीटर डीप, इफ द रिवर इज 10 मीटर डीप, जो रिवर है वो 10 मीटर गहरा है। फुल स्टॉप वाला लिखें, फाइंड शियरिंग स्ट्रेस, फाइंड शियरिंग स्ट्रेस between the horizontal layer of water, find shearing stress between the horizontal layer of water, right? फुल स्टॉप वाला लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर आपको दिया है ईटा वाटर इक्वल टू 10 to the power -2 पॉइज, 10 to the power -2 पॉइज। ध्यान रहे हमेशा न्यूमेरिकल में ईटा को डेका पॉइज में रखेंगे, पॉइज में मत रख देना, गलत हो जाएगा। तो देखिए जरा सवाल में क्या है, रिवर है, तो रिवर में बताओ, ये बताओ रिवर का सरफेस है और ये उसकी लेयर्स हैं वाटर की। तो बताओ जो वाटर एकदम ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी, जो बेड के कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के साथ उसकी वेलोसिटी 0, और जो लिक्विड यहां है उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड। सवाल पढ़ लीजिए, और ये गैप हमको दिया गया है 10 मीटर। तो आपको पता है जो लिक्विड की लेयर यहां होगी ऐसे, जो लिक्विड की लेयर यहां होगी वो जा रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से, और जो लेयर लिक्विड की यहां पे होगी ऐसे, उसकी वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि लिक्विड की जो लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी 0, और जो बताओ टॉप पे है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। हमसे कह रहे हैं शियरिंग स्ट्रेस बताने को, तो बताओ भाई शियरिंग स्ट्रेस अगर निकालना है तो शियरिंग स्ट्रेस बहुत आसान, शियरिंग स्ट्रेस एफ विस्कस अपॉन एरिया, तो ये आएगा ईटा इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी अपॉन डी वाई। तो बताओ ईटा की वैल्यू, ईटा की वैल्यू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 10, हमने डेका पॉइंट में कन्वर्ट किया, ध्यान देना डेका पॉइंट, और डीवी बाई डी वाई, तो वेलोसिटी में चेंज है 5 और कितनी डिस्टेंस है 10 मीटर। तो ये देखिए भाई 1/2 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर नीचे 10 से जाओ तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया शियर स्ट्रेस। आई थिंक क्लियर। इसी में दूसरा पार्ट लिखें, इसी क्वेश्चन में आप जरा दूसरा पार्ट लिखिए, लिखें इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम a large wooden plate, in the previous problem a large wooden plate of area, of area, of area 8 meter square floating on the surface of water,
floating on the surface of water या surface of river is made to move horizontally with speed 5 meter per second, with speed 5 meter per second, with speed 5 meter per second. By applying a tangential force, by applying a tangential force, ठीक है, find that force, हमको वो फोर्स निकालने को कहा गया है। तो पहले समझो जरा क्या कह रहे हैं। कह रहे प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो लेयर है टॉप पर, यहां पर एक प्लेट, हम जो लिक्विड की टॉप लेयर के साथ हमने एक प्लेट ऊपर रखी है और ये मान लो ग्राउंड था, ये ग्राउंड था। कह रहे इस प्लेट को 5 मीटर पर सेकंड से मूव कराया जा रहा है। तो जरा सोचो, ऐसा करने के लिए इस प्लेट पर हमको एक टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ा होगा। वो फोर्स किधर लगाना पड़ा होगा? तो सोचो, इधर लग रहा होगा विस्कस फोर्स। क्यों विस्कस फोर्स इस प्लेट पर इधर लग रहा होगा? क्योंकि इसके नीचे जो लिक्विड की लेयर है वो थोड़ी स्लो है। तो बताओ इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। तो प्लेट फास्ट है तो प्लेट पर विस्कस फोर्स, मोशन के अपोजिट। तो यहां लगाना पड़ा होगा हमको एजेंट का फोर्स। तो बताओ यही एजेंट फोर्स हमसे पूछ रहे हैं सवाल में कि एजेंट ने बताओ विस्कस फोर्स के बराबर फोर्स लगाया ताकि इस प्लेट में कोई एक्सेलरेशन ना आने पाए और इस प्लेट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहे। तो जरा बताओ एजेंट का फोर्स एफ एजेंट कितना रहा होगा? तो एफ एजेंट बताओ माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। अच्छा बताओ, माइनस तो इसलिए लगाते थे कि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, और डायरेक्शन तो हमने समझ ही ली है किधर की तरफ लगाना पड़ रहा है, तो ये एफ एजेंट बताओ विस्कस फोर्स के बराबर, ये विस्कस फोर्स लिखा है मैंने। तो बताओ एफ एजेंट विस्कस फोर्स के बराबर, तो ये माइनस हटा दे रहे हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ईटा था 10 की पावर -3 डेका पॉइस। एरिया डेका पॉइस कर दिया, एरिया देखो 8 डीवी बाई डी वाई 5/10 यानी 1/2। तो आंसर आएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन। ये बेटा आंसर देख लीजिए, 4 × 10⁻³ न्यूटन हमको फोर्स लगाना पड़ा होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, जो स्टोक का लॉ है वो स्फेरिकल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, जो ये बताता है कि अगर स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस लिक्विड में मोशन करेगा तो उस पर जो विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट आएगा वो कितना आएगा। ये है हमारा स्टोक्स लॉ। तो ध्यान दीजिए, स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ में एक लाइन लिखें, एप्लीकेबल फॉर ओनली स्फेरिकल बॉडी, एप्लीकेबल फॉर ओनली स्फेरिकल बॉडी, फुल स्टॉप वाले लिखें, व्हेन ए सॉलिड मूव इन ए लिक्विड moves in viscous liquid, when a solid moves in viscous liquid
कॉमा विस्कस फोर्स opposes its motion, viscous force opposes its motion, ध्यान दीजिए जरा, विस्कस फोर्स अपोजिट इट्स मोशन। अब देखिए जरा, ये एक विस्कस लिक्विड है, ये विस्कस फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी का कोफिशिएंट ईटा है, ईटा ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट। इसमें कोई स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस r है और ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो स्टोक्स का लॉ ये बताता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड में मोशन करेगा तो उस पर विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट लगेगा। बताओ, इसका मोशन किधर हो रहा, नीचे, तो इस पर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और वो विस्कस फोर्स बराबर होता है एफ विस्कस 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई ईटा आर बी, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, जो स्फेरिकल बॉडी है उसका वेलोसिटी है, r है उसकी रेडियस, r है उसकी रेडियस, ईटा हो गया उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट लिक्विड का, ईटा हो गया विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और विस्कस फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, विस्कस फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा। तो यहां पर एक टर्म आता है टर्मिनल वेलोसिटी, यहां पे एक टर्म आता है टर्मिनल वेलोसिटी, हेडिंग डालिए टर्मिनल वेलोसिटी। तो जरा समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का क्या है और इसका क्या एक्सप्रेशन है, इसको जरा हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, मान लो हम आपसे ऐसे बोले, ये मान लो एक विस्कस फ्लूइड है, ऐसे एक विस्कस फ्लूइड है, समझिएगा जरा, हम अगर किसी बॉडी को यहां से जीरो वेलोसिटी से छोड़ दें, और ये स्फेरिकल बॉडी है बेटा, इसका मास है मान लो m, तो पता क्या, अच्छा इस बॉडी की डेंसिटी है रो बॉडी और लिक्विड की डेंसिटी है रो लिक्विड। तो सोचो क्या होगा अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाएं, तो इस पर नीचे mg लग रहा है, विस्कस फोर्स लग नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है और ये विस्कस लिक्विड में नहीं है, वाइंसी भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि लिक्विड में डूबा नहीं है। तो शुरुआत में ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, मान लो ऐसे पहुंचा यहां पर, तो इसने बताओ नीचे की तरफ कुछ वेलोसिटी अचीव कर ली, मान लो v1, तो पता क्या होगा, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा वाइंसी, और ऊपर ही लगने लगा विस्कस फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी आ गई तो विस्कस आ गया, वेलोसिटी आ गई तो विस्कस आ गया। लेकिन अभी भी बायंसी कम है, बायंसी और विस्कस कमजोर हैं, mg ज्यादा है, और ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करके जा रहा है। अच्छा देखो, जब ये पूरा बाहर था तो इस पर ओनली mg था, एक्सेलरेशन g था, अब इसका एक्सेलरेशन g से कुछ कम हो गया। बताइए, ये और डूबा, जब ये पूरा डूब गया, समझिए, जब ये मान लो ऐसे हो गया, पूरा डूब गया, तो बताओ जब पूरा डूब गया तो देखो mg तो कांस्टेंट ही है, बताओ बायंसी, बायंसी होता था डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू जी, बताओ वॉल्यूम पूरा डूब गया तो दिस फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट। और ये बताओ जो विस्कस फोर्स है ये लगातार बढ़ रहा है, क्यों कि विस्कस फोर्स था 6 पाई इंटा आर बी, तो जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ती जा रही थी विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि ये विस्कस फोर्स और बायंसी ने मिलकर mg को बैलेंस कर लिया और इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 और इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा के लिए कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम रखा हमने टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है
किसी बॉडी को जब हम किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो शुरुआत में उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, एक्सेलरेशन घटता चला जाता है, और एक समय आता है जब बायंसी और विस्कस, बायंसी देखो ऊपर लगेगा और विस्कस मोशन के अपोजिट लगता है, तो मोशन देखो नीचे हो रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो विस्कस ऊपर, तो विस्कस और बायंसी दोनों मिलकर के जब mg को बैलेंस कर लेंगे तो एक्सेलरेशन 0, और उस समय वेलोसिटी होगी मैक्सिमम और कांस्टेंट। उसी वेलोसिटी का नाम रखा हमने टर्मिनल वेलोसिटी। तो समझिए जरा, कोई आपसे कहे टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो तुम कहोगे वो किसी स्फेरिकल बॉडी को जब हम किसी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो शुरुआत में उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, एक्सेलरेशन घटता चला जाता है, राइट, और कुछ देर के बाद एक्सेलरेशन घटते घटते 0 हो जाता है और वेलोसिटी मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाती है। उसी वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो सुनो भाई, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है बायंसी, ऊपर ही क्या लग रहा है विस्कस, और एक्सेलरेशन है 0, वेलोसिटी है मैक्सिमम, और इसी मैक्सिमम वेलोसिटी का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, mg माइनस बायंसी माइनस विस्कस बराबर ma, और a बताओ 0 हो गया, तो बताओ भाई mg माइनस बायंसी बराबर विस्कस, ऐसे लिख दे। तो बताओ mg डेंसिटी बॉडी का, वॉल्यूम बॉडी का, इंटू जी माइनस डेंसिटी लिक्विड, वॉल्यूम डूबा हुआ, बताओ वॉल्यूम यहां समर्ज लिखना चाहिए, लेकिन बताओ समर्ज्ड वॉल्यूम, क्या पूरा बॉडी का वॉल्यूम डूब गया है? यस, तो समर्ज्ड वॉल्यूम इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, और ये हो गया 6 पाई इंटा आर इंटू वी, और वी बन गया वी टर्मिनल। अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं, ध्यान देना। तो यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ बॉडी को मैं लिखूंगा, तो देखो भाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, कॉमन ले लिया, वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल बॉडी है, और ये हो गया डेंसिटी बॉडी माइनस डेंसिटी लिक्विड बराबर 6 पाई इंटा आर इंटू वी टर्मिनल। तो जरा देखिए भाई, यही एक्सप्रेशन आगे, यही एक्सप्रेशन, तो वी टर्मिनल बराबर, तो बताओ ये 6 डिवाइड में आएगा 18, तो 2/9, 2/9, एक आर से आर कटेगा, आर स्क्वायर, जी पाई से पाई कट गया, और इधर बचा डेंसिटी बॉडी माइनस डेंसिटी लिक्विड, अप ऑन डिवाइड में आया ईंटा, ये ईंटा, ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी, ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जो कि बी टर्मिनल प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा बेटा, नोट कर लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन आ गया 2/9 आर स्क्वायर जी रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन ईटा। आई थिंक क्लियर, नोट करिए। आगे बढ़ाइए। अब देखिए भाई, अगर यहीं पे ग्राफ बना दें टर्मिनल वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ, ये वेलोसिटी और ये टाइम के साथ, देखिए भाई, तो जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आ रही थी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और कुछ देर के बाद कांस्टेंट, जिसका नाम टर्मिनल वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी बढ़ने के 3 तरीके हैं, और बताओ बीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन लगातार घटता जा रहा है, घटते घटते 0, तो स्लोप घटना चाहिए। देखो 3 रास्ते थे, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, लेकिन इसमें से वो ग्राफ हम पसंद करेंगे जिसका स्लोप घट रहा हो, क्योंकि बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन
dv बाई dt। तो स्लोप ऊपर वाले का घट रहा है तो ये ग्राफ आएगा, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है और ये कांस्टेंट हो जाता है और इसी वेलोसिटी का नाम रखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ये ग्राफ होगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, नोट करिए आप लोग। राइट, चलिए एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप of radius 0.01 mm, of radius 0.01 mm, coefficient of viscosity of air, coefficient of viscosity of air 1.8 into 10 to the power minus 5 Newton second per meter square, and density of air, यहाँ लिक्विड की जगह एयर है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और जो बॉडी है वो वास्तव में वाटर ड्रॉप है, तो बॉडी मतलब वाटर का है, इसकी डेंसिटी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हमको टर्मिनल वेलोसिटी निकालने को कहा गया है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बॉडी है वाटर ड्रॉप्स और वो किस में मूव कर रहा है, एयर में, तो लिक्विड की जगह हो गया एयर और जो स्फेरिकल बॉडी है वो हो गया वाटर का ड्रॉप। हमें उसका टर्मिनल वेलोसिटी निकालना था, तो अभी अभी हम टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल के गए, 2/9 r²g रो बॉडी माइनस रो लिक्विड अपॉन ईटा। वैल्यू रखेंगे 2/9 r, देखिए ये लिखा 0.01 mm, हमको मीटर में चाहिए, तो ये देखो 10⁻⁻² ऑलरेडी है, तो मीटर में 10⁻⁻5 हो गया, ये मीटर में हो गया स्क्वायर, जी की वैल्यू 10, रो बॉडी, तो रो हमारा बॉडी वाटर का है और लिक्विड एयर है, अपॉन ईटा, और ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। चलो भाई वैल्यू रखते हैं, 2/9 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10, और ये 10⁻³ माइनस 1.2 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ध्यान दीजिए, दिस वैल्यू डेंसिटी बॉडी का लिक्विड मतलब एयर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है, तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इसे 10⁻³ मान ले रहे हैं। तो ये बताओ टर्मिनल स्पीड जो आ रही है वो 2/9, ये देखो 10⁻⁻9, ऊपर गया तो 10⁻⁻4 बचा, और नीचे बताओ 1.8 मल्टीप्लाई में, और ये 10⁻³, तो ये देखो 10⁻⁻1 हो गया, तो 2/9 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻1। सॉल्व करिए जरा, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड के आसपास, या 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए।
अगला क्वेश्चन, सवाल लिखें n इक्वल ड्रॉप्स, क्वेश्चन लिखिए n इक्वल ड्रॉप ऑफ वाटर, n इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर are fallen through air, are fallen through air, are fallen through air with a steady velocity v naught, with a steady velocity, steady मतलब constant मतलब terminal velocity, with a steady velocity v naught। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, n इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलन थ्रू एयर विद ए स्टडी वेलोसिटी v naught, full stop बाद। if the drops are collapsed, if the drops are collapsed, if the drops are collapsed, collapsed मतलब वो सारी ड्रॉप कंबाइंड हो गई, एक बड़ी ड्रॉप बना ली। फाइंड न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा सवाल वो लोग बहुत पसंद करते हैं। फाइंड न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। देखो बेटा सवाल में कह रहे हैं n इक्वल ड्रॉप्स, बताओ भाई टर्मिनल स्पीड, पहले तो ये बताओ प्रोपोर्शनल टू किसके था, आर स्क्वायर। तो देखो भाई ये छोटा छोटा ड्रॉप आर रेडियस का, ये छोटा छोटा ड्रॉप आर रेडियस का, ये आर रेडियस का, और ये टोटल n ड्रॉप्स हैं, ये n ड्रॉप्स हैं बेटा, और ये कोलैप्स कर गए और एक बड़ा ड्रॉप बना लिए, मान लो इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो ये वाटर की ड्रॉप थी, ये भी वाटर की ड्रॉप बन के आएगी। तो बताओ यहां पर बेसिकली हम लगाने जा रहे हैं मास कंजर्वेशन, लेकिन दोनों ही वाटर में तो डेंसिटी सेम है, तो हम लगाते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इनिशियल ड्रॉप्स का होगा उतना ही फाइनल होगा। तो एन ड्रॉप का वॉल्यूम n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और ये एक अकेला ड्रॉप है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कट गया, कैपिटल आर हो गया n की पावर 1/3 इंटू आर। ये बताओ उस ड्रॉप की रेडियस आ गई, बोलो भाई। तो देखना भाई, तो नई टर्मिनल स्पीड बी टर्मिनल डैश प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और पुरानी टर्मिनल स्पीड बी नॉट, ये बताओ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, तो वी टर्मिनल डैश अपॉन बी नॉट बराबर, ये हो गया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू रख दो n की पावर 1/3 आर अपॉन आर का स्क्वायर। आर देखो कट गया, आंसर आ गया n की पावर 2/3, यानी नई टर्मिनल स्पीड n पावर 2/3 इंटू वी नॉट। तो नई टर्मिनल स्पीड पुरानी वाली टर्मिनल स्पीड का n पावर 2/3 टाइम्स निकल के आ गया। नोट कर लीजिए। नोट करिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। सवाल लिखिए, ए स्फेरिकल बॉल, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10 to the power -4 meter, spherical ball of radius 10 to the power -4 meter, and density 10 to the power 4 kg per meter cube, and density 10 to the power 4 kg per meter cube, fall freely
under gravity, fall freely under gravity through a distance h, fall freely under gravity through a distance h before entering a tank, before entering a tank, before entering a tank, full stop के बाद full stop वाले लिखिए, if after entering the water, if after entering the water velocity of ball does not change, if after entering the water velocity of ball does not change, find value of h, find value of h, और विस्कोसिटी वाटर का दिया गया 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बताओ बेटा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दिया, ये डायरेक्ट क्या दिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इतने को डेका पॉइस, यही होता है डेका पॉइस। तो इन्होंने देखो सवाल में सीधा डेका पॉइस ही दे दिया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, फिर हम आगे सवाल करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो सवाल में ये कहा जा रहा था कि कोई स्फेरिकल बॉल, ये वो बॉल है, इसको एच हाइट से, ये वाटर का टैंक है, ये वाटर टैंक है, एच हाइट से अंडर ग्रेविटी छोड़ दिया गया। तो बताओ जब ये यहां पहुंचा होगा, जब ये एंटर कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कैसे हो गई, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देख रहा हूं जैसे ही ये इसमें एंटर किया तो कह रहे हैं कि ये बताओ यहां से इसी वेलोसिटी से कांस्टेंट से जा रहा है, इसका मतलब यही बन गई इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, और इसका एक्सेलरेशन हमेशा के लिए 0। इसका मतलब यही तो हुआ कि जैसे ही लिक्विड में एंटर करा वाटर में, तो यही वेलोसिटी जो इसकी सरफेस पे थी वही बन गई टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि सवाल में बोला गया कि वो जब लिक्विड में एंटर करा तो उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है। तो बताओ भाई टर्मिनल वेलोसिटी ये बन गई, कैसे बनी होगी, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा बायंसी, ऊपर ही लग रहा होगा विस्कस, और mg को इन दोनों ने मिलकर बैलेंस किया होगा। तो याद करो टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था 2/9 r स्क्वायर g डेंसिटी बॉडी माइनस डेंसिटी लिक्विड अपॉन ईटा। तो ये देखो बन गया √2gh 2/9 r, बताओ रेडियस 10⁻⁴ का स्क्वायर, g की वैल्यू 10, डेंसिटी बॉडी 10⁴, डेंसिटी लिक्विड 10⁻3। डेंसिटी लिक्विड है हमारा वाटर, जिसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब अपॉन ईटा 10⁻⁵। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हुआ रूट के अंदर 20h, जी को 10 रख दिया बराबर, ये देखो 10⁻⁻8, एक गया 10⁻⁷, ऊपर गया 10⁻⁻2, तो 2/9 इंटू 10⁻⁻2 देख लो, और यहां देखो 10⁻3 कॉमन ले लो, तो ये बच रहा 10-1, तो ये 9 से ये 9 गया, इधर बच रहा है हमारा 20, और ये आ रहा है √20h, स्क्वायर कर दो, 20h बराबर 20 का स्क्वायर, 20 से ये पावर गया तो आंसर आ गया h बराबर 20 मीटर। आंसर आंसर आ गया 20 मीटर। बोलो भाई।
कोई डाउट? एक सवाल और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखें। एकदम क्लियर है भाई? सवाल में कहा गया था कि बॉडी जैसे लिक्विड में एंटर कर रही है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यानी वही वेलोसिटी जो उसने सरफेस पे अचीव करी थी √2gh, वही अंदर जाके टर्मिनल वेलोसिटी बन गई। अब देखिए भाई, अगला सवाल लिखें। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल, the velocity of a small ball of mass m, the velocity of a small ball of mass m and density d1, and density d1 when dropped in a container, when dropped in a container filled with glycerine, when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time, becomes constant after some time. फुल स्टॉक वाले की, व्हाट इज द विस्कस फोर्स, व्हाट इज द विस्कस फोर्स, व्हाट इज द विस्कस फोर्स acting on the ball, acting on the ball if the density of glycerine, if the density of glycerine is d2, if the density of glycerine is d2, if the density of glycerine is d2, ध्यान दीजिए जरा क्या मतलब है। कह रहा है ये एक लिक्विड है ऐसे, और वो भी ग्लिसरीन जिसकी डेंसिटी d2 है, और इस बॉडी को जिसका मास m दिया गया और इसकी डेंसिटी d1 है, इस लिक्विड में गिराया जाता है। तो कह रहे हैं कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अगर ऐसा है तो कह रहे हैं कितना विस्कस फोर्स इस पर लग रहा होगा। तो जरा बताओ तुम मुझे, जब ये बॉडी इस लिक्विड में यहां कहीं पहुंची और बताओ इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी टर्मिनल हो गया जो कि कांस्टेंट, तो ऐसा कब होगा? जब नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा बायंसी, ऊपर ही लग रहा होगा विस्कस। तो हम क्या बोलेंगे कि mg को बायंसी और विस्कस ने मिलकर के बैलेंस किया। ये विस्कस फोर्स हमसे पूछा है, तो mg माइनस बायंसी, तो F विस्कस बराबर, अब देखो आंसर हमको m के टर्म्स में, d1 d2 के टर्म्स में देना है। तो भाई देखो mg माइनस डेंसिटी लिक्विड, वॉल्यूम डूबा हुआ इनटू g, तो mg डेंसिटी लिक्विड है d2, वॉल्यूम डूबा हुआ वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो मास अपॉन डेंसिटी बॉडी d1 इनटू g। आप पूरे से mg कॉमन ले लो, 1 माइनस d2 बाई d1, ये आएगा विस्कस फोर्स, ये होगा आंसर। इसमें जो आंसर निकालना था वो m d1 d2 के टर्म्स में निकालना था, राइट। कोई प्रॉब्लम? अब एंड डालिए क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। हमने आपको पिछली क्लास में ये सिखाया था कि लैमिनर फ्लो क्या होता है, जब हाइड्रोडायनेमिक्स की पहली क्लास ली थी, और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। याद करो, लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो में पीछे वाला पार्टिकल हमेशा आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है, और जिस रास्ते पे वो जाता था उन लाइंस को स्ट्रीम लाइंस बोलते थे, और दो स्ट्रीम लाइंस कभी कट नहीं करती थी।
और जब टर्बुलेंट फ्लो होता था बहुत रैंडम फ्लो होता था, किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बदल जाती थी, लोकल करंट डेवलप हो जाती थी, राइट। इरेगुलर फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते थे। ये किस बात से डिसाइड होगा कि स्टेडी फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा? तो किसी पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो होने जा रहा है या टर्बुलेंट फ्लो होने जा रहा है, ये डिसाइड करता है रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर वास्तव में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक रिलेशन है बिटवीन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, डायमीटर एंड विस्कोसिटी। इन फैक्टर को मिलाकर के एक टर्म डिफाइन किया गया रेनॉल्ड नंबर, जो बताता है कि रेनॉल्ड नंबर यहां तक हुआ तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, इससे ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट फ्लो, इसके बीच में हुआ तो हम बोलते हैं कि वो फ्लो कन्वर्ट हो सकता था स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में या टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन में, राइट। तो यहां पर हम एक नंबर डिफाइन करने जा रहे हैं, रेनॉल्ड नंबर। तो पहले हेडिंग डालिए, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, तो इसमें पहले एक लाइन लिखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। एंड रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो समझो जरा, ये मान लो एक पाइप है, जिस पाइप का डायमीटर डी है, इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो होने जा रहा है उसकी डेंसिटी रो है, विस्कोसिटी लिक्विड का ईटा है और फ्लो वेलोसिटी v है, फ्लो वेलोसिटी v है, ठीक है। तो पहले एक लाइन लिखें इसमें, व्हेन ए फ्लूइड फ्लो इन ए ट्यूब, व्हेन ए फ्लूइड फ्लो इन ए ट्यूब विद स्मॉल वेलोसिटी, जब ये वेलोसिटी कम होती है, with a small velocity, then flow is steady, laminar और streamline क्या कह रहे हैं, जब किसी पाइप से लिक्विड लो स्पीड से फ्लो करता है तो पहले हमको लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं तो फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने जा रहा है, राइट। तो जिस स्पीड पर ये लैमिनर से स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने जाता है, उसी स्पीड का नाम रखेंगे क्रिटिकल स्पीड। तो फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, कॉमा करके लिखिए, आफ्टर ए सर्टेन लिमिट फ्लो becomes turbulent, राइट। फुल स्टॉप वाले लिखिए, द मैक्सिमम वेलोसिटी up to which fluid motion is steady, is called critical velocity, ठीक है। अब समझिए जरा, तो यहां पे एक टर्म डिफाइन किया गया, रेनॉल्ड नंबर, RE, और ये है रो डेंसिटी लिक्विड, फ्लो वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ ट्यूब अपॉन ईटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट।
रो वी डी अपॉन ईटा, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी फ्लो वेलोसिटी, डी डायमीटर और ईटा विस्कोसिटी। ये बी बताओ क्या, फ्लो वेलोसिटी, मैं यहां लिख दे रहा हूं फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। पाइप के अंदर लिक्विड किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, वो फ्लो वेलोसिटी। और ये बताओ डाया ऑफ पाइप, ये डायमीटर ऑफ पाइप, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और ये विस्कोसिटी है। ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस, रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये रेनॉल्ड नंबर। इसकी जो रेंज डिफाइन करी गई, अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, जब हम लिक्विड की डेंसिटी, फ्लो वेलोसिटी, डायमीटर ट्यूब का और विस्कोसिटी रखते हैं, और ये अगर 2000 से कम आया तो हम कहते हैं फ्लो एज लैमिनर, फ्लो एज लैमिनर, लैमिनर, या इसी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ये फ्लो हमारा लैमिनर फ्लो है या स्ट्रीम लाइन फ्लो है। और अगर यही रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 3000 आ गया, देखो 2000 से अगर कम है रेनॉल्ड नंबर तो लैमिनर फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अगर 3000 से बड़ा तो हम कहते हैं ये टर्बुलेंट फ्लो, ये इररेगुलर फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब तुम कहो सर अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा और 3000 से कम तब क्या होगा। अगर 2000 से ज्यादा और 3000 से कम, इस केस में हम कहते हैं फ्लो इज अनस्टेबल, फ्लो इज अनस्टेबल, फ्लो इज अनस्टेबल, मतलब इट मे चेंज, इट मे चेंज, इट मे चेंज फ्रॉम स्टडी, फ्रॉम स्टडी, फ्रॉम स्टडी, स्टडी मतलब लैमिनर, फ्रॉम स्टडी टू टर्बुलेंट, फ्रॉम स्टडी टू टर्बुलेंट, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, राइट। इसका मतलब समझो क्या है, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 3000 के बीच में आया, अगर पहले से फ्लो स्ट्रीम लाइन है तो वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने जा रहा है। अगर वो पहले से टर्बुलेंट है और फिर रेनॉल्ड नंबर हमारा 2000 से 3000 के बीच में आया तो वो स्ट्रीम लाइन में कन्वर्ट होने जा रहा है। लेकिन अगर लैमिनर फ्लो देखना है तो रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होना चाहिए, और अगर टर्बुलेंट फ्लो देखना है तो रेनॉल्ड नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए। और 2000 से 3000 के बीच में अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर है तो ऐसे फ्लो को हम लोग अनस्टेबल फ्लो कहते हैं, जो कि लैमिनर से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने जा रहा है या फिर टर्बुलेंट से लैमिनर में कन्वर्ट होने जा रहा है। एक क्वेश्चन लिखिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर का बेटा। सवाल लिखते हैं, बोला जाए। क्वेश्चन लिखिए, वाटर फ्लो, वाटर फ्लो at a speed of, water flow at a speed of 6 centimeter per second, water flow at a speed of 6 centimeter per second through a tube, through a tube, through a tube of radius 1 centimeter, through a tube of radius 1 centimeter, through a tube of radius 1 centimeter. Coefficient of viscosity, coefficient of viscosity at room temperature, at room temperature is 0.01 poise, is 0.01 poise. Calculate,
कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर, कैलकुलेट रेनॉल्ड नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लो, एंड टाइप ऑफ फ्लो, एंड डिस्कस टाइप ऑफ फ्लो। आपको रेनॉल्ड नंबर बताना है और टाइप ऑफ फ्लो भी बताना है। तो पहले समझो, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब का जो डायमीटर है, इसमें जो फ्लो वेलोसिटी है और जो वाटर है उसकी डेंसिटी हमें पता है, और इसकी विस्कोसिटी, ये नंबर हमको चाहिए। तो हम एक एक करके बताएं। रेडियस दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो बताओ बेटा डायमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। दूसरा वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में ईटा 0.01 पॉइस दिया है। हमने क्या सिखाया था, हमेशा रखेंगे डेका पॉइस या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। तो ये आएगा 0.01/10 डेका पॉइस, डेका पॉइस। तो ये बताओ बन गया 1 इंटू 10 टू द पावर -3 डेका पॉइस। हमें डेका पॉइस में रखना है ईटा, और वाटर की डेंसिटी हमको पता ही होती है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो हम निकालने चले पहले रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर का एक्सप्रेशन अभी अभी सीखा है, रो वी डी अपॉन ईटा। ये देखो 10 की पावर 3 वाटर की डेंसिटी, वेलोसिटी 6 इंटू 10 की पावर -2, डायमीटर देखो 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन ईटा बोलो 10 की पावर -3। तो जरा देखो, ये -4 -1 बचा, ऊपर गया +2 हुआ, तो ये 12 इंटू 10 की पावर 2, ये आया 1200। रेनॉल्ड नंबर 1200 आ गया। वो तो अगर रेनॉल्ड नंबर अभी अभी सीख के गए, अगर लेस देन 2000 होता था, ऐसे फ्लो को बोलते थे स्टेडी फ्लो, या इसी को बोलते थे लैमिनर फ्लो, या इसी को बोलते थे स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसी को बोलते थे स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर यही रेनॉल्ड नंबर 3000 से ज्यादा आ जाता तो हम कहते हैं ये टर्बुलेंट फ्लो है। अगर ये 2000 से 3000 के बीच में आता तो हम कहते हैं ये अनस्टेबल फ्लो है, जो टर्बुलेंट टू लैमिनर कन्वर्ट होने जा रहा है, या लैमिनर टू टर्बुलेंट कन्वर्ट होने जा रहा है। बहुत ही आसान, ऐसा सवाल याद करिए, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर का। अगला सवाल, एक सवाल और करेंगे, हटा दें बेटा इसको। क्वेश्चन लिखिए, ए स्मॉल स्फीयर fall from rest, a small sphere fall from rest in a viscous liquid, in a viscous liquid, फुल स्टॉप वाले लिखें, ड्यू टू फ्रिक्शन heat is produced, due to friction heat is produced, find relation between rate of production of heat, rate of production of heat and the radius of the sphere, and the radius of sphere at terminal velocity, at terminal velocity, at terminal velocity, at terminal velocity। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है। ये एक विस्कस लिक्विड है, कह रहे हैं इस विस्कस लिक्विड में एक स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस r है, टर्मिनल स्पीड से नीचे जा रहा है। तो बताओ इस पर विस्कस फोर्स तो ऊपर ही लगेगा।
तो कह रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का रेडियस के साथ रिलेशन बताना है। याद करो टर्मिनल स्पीड का एक्सप्रेशन 2/9 आर स्क्वायर जी डेंसिटी बॉडी माइनस डेंसिटी लिक्विड अपॉन ईटा। बताओ हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट डी वाई बाई डी टी एच का रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ये बताओ होगा पावर डिलीवर्ड बाय विस्कस फोर्स। बताओ विस्कस फोर्स ही तो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यही वो ड्रैग फोर्स है जो नेगेटिव वर्क करेगा, बॉडी नीचे जाएगी, ये ऊपर लग रहा है और ये एनर्जी का लॉस करेगा। तो पर सेकेंड ये जितना वर्क करेगा वही बताओ लॉस होगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट या ऐसे बोल रहे हैं पावर इम्पार्टेड, इसी को हम बोल सकते हैं पावर इम्पार्टेड बाय विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। और यही बताओ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड है। बताओ ये कितना होगा। तो पर सेकेंड पावर डिलीवर्ड इसका वैसे देखो होना चाहिए माइनस एफ विस्कस ऊपर इंटू वी टर्मिनल, क्योंकि ये फोर्स और ये वेलोसिटी अपोजिट है। लेकिन मैं बोल ही रहा हूं कि लॉस होने जा रहा है, लॉस बोल रहा हूं, तो हम इसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, ओनली मॉडुलस। तो बताओ विस्कस फोर्स क्या था 6 पाई ईटा आर बी टर्मिनल इंटू वी टर्मिनल। सवाल में ये लिखा है एट टर्मिनल स्पीड, यानी जब वो पार्टिकल टर्मिनल स्पीड से जा रहा है उस समय डिस्कस करना है। तो बताओ भाई डी वाई बाई डी टी एच का रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ये आ गया 6 पाई ईटा आर इंटू वी टर्मिनल का स्क्वायर। तो बताओ रेडियस के साथ इसका रिलेशन प्रोपोर्शनल टू आर इंटू बताओ वी टर्मिनल का स्क्वायर। तो वी टर्मिनल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5, ये आंसर है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट यहां प्रोपोर्शनल टू आर पावर 5 आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमें सवाल में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट पूछा था कि पर सेकंड कितना एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी, तो उतनी होगी जितना पर सेकंड ये विस्कस फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। अगर ये पर सेकंड -10 जूल वर्क कर रहा है तो पर सेकंड 10 जूल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगी। हम लोग अगली क्लास में सरफेस टेंशन टॉपिक के साथ आएंगे। सरफेस टेंशन में हम 2 क्लास लेंगे, उसके बाद हम आपको सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप कनेक्टेड रहें, एक एक लेक्चर कवर करते चलें, और मैं न्यूमेरिकल भी साथ में ही करवा रहा हूं इसीलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती चले। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं कल।